7 जून 1967 इसराइली फौजी यरूशलेम शहर में दाखिल हुए और टेम्पल माउंट 2000 साल बाद यहूदियों के हाथ में वापस चला गया। ये जंग 5 जून को शुरू हुई और 10 जून को खत्म हो गई। इसे 6 डेज वॉर भी कहा जाता है और ये वो जंग थी जब 2 अक्टूबर 1187 को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों फतह किया गया किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ से छिन गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीखदान अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम अरब इसराइल वॉर की एक निहायत ही अहम जंग 6 डेज वॉर के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बाद बड़ी तादाद में यहूदियों ने फलस्तीन में आबाद होना शुरू कर दिया। 1948 में फलस्तीन में आबाद होने वाले यहूदियों ने इसराइल नामी एक मुल्क के क़याम का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन अरब ममालिक ने इसराइल नामी उस मुल्क पर हमला कर दिया और यूं अरब इसराइल वॉर की पहली जंग शुरू हुई। ये जंग इसराइल जीत गया और बहुत से अरब इलाके इसराइली फौज ने फतह कर लिए। 1956 में एक और जंग हुई जब इसराइल ने फ्रांस और बरतानिया के साथ मिलकर सुएज इलाके पर हमला कर दिया। सुएज मिस्र का इलाका है जहां पर सुएज कैनाल भी मौजूद है। इस जंग में सियासी फतह मिस्र की हुई और मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासर अरब दुनिया में एक हीरो बन गए। अब इसराइल की उस खित्ते में मौजूदगी किसी भी अरब या इस्लामी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं थी और इसराइल भी ये बात जानता था कि उसके हमसाये उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। जंग होनी ही है, आज हो या कल हो। लेकिन इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी थी, बड़े बड़े मुल्क उसके इत्तेहादी थे, अमेरिका बरतानिया वगैरह, तो उसके हमसाये खामोश ही थे। आखिर सोवियत यूनियन ने यह खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया। सोवियत यूनियन मिस्र का इत्तेहादी था। मई 1967 में मिस्री पार्लियामेंट के स्पीकर अनवर सादात मॉस्को गए और उन्हें सोवियत वजीर खारजा की जानिब से बताया गया कि इसराइल शाम के बॉर्डर पर फौज लगा रहा है और साथ ही अनवर सादात को यह मशवरा या हुक्म भी दिया गया कि यह खबर जल्दी जल्दी जमाल अब्दुल नासर तक पहुंचाई जाए। जमाल अब्दुल नासर ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फौजी को भेजा कि जाकर बॉर्डर का जायजा लो। जनरल फौजी हेलीकॉप्टर पर गया और उसे वहां ऐसा कुछ नजर न आया जैसा कि सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थी। उसने जमाल अब्दुल नासर को रिपोर्ट किया, मगर सोवियत यूनियन का इसरार था कि इसराइल फौज लगा रहा है और सूरत हाल गंभीर है। सोवियत यूनियन यह खबर इसराइल में भी पहुंचा चुका था जब सोवियत एम्बेसडर ने रात के 3 बजे इसराइली वजीर आजम को जगाकर उससे भी यही बात की और इसराइल के वजीर आजम लेवी एशकोल ने सोवियत रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। यूं ये तो साबित हो गया कि सोवियत यूनियन की ये रिपोर्ट गलत थी। लेकिन आखिर सोवियत यूनियन गलत रिपोर्ट क्यों फैला रहा था? दरअसल ये सर्द जंग का जमाना था जब दुनिया सोवियत और अमेरिकन कैंपों में बटी हुई थी। सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा मुखालिफ इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका वियतनाम में मार खा रहा था और सोवियत यूनियन के पास ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उन्हें ये एक बहुत अच्छा मौका नजर आया कि वो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस चेंज कर दें, अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल को नीचा दिखा दें, उसे शिकस्त दे दें और उनके इत्तेहादियों की पोजीशन वहां पर बेहतर हो जाए और इस तरह दुनिया के मैप पे भी उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। यू पावर बैलेंस चेंज करने का बहुत अच्छा मौका सोवियत यूनियन को नजर आ गया और उन्होंने गलत खबरें अरब वर्ल्ड में फैलाना शुरू कर दी। जमाल अब्दुल नासर इसराइल से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपना इमेज भी बचाना था, वही इमेज जो 1956 वाली जंग जीतने के बाद उसका एक अरब वर्ल्ड में या पूरी इस्लामी दुनिया में कायम हो गया था। यू जमाल अब्दुल नासर ने सिनाई पेनिनसुला में अपनी फौजें मुतहरक कर दी, यानी मोबिलाइज करना शुरू कर दी और अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेस को वो इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। 1956 की जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेस इसराइल और मिस्र के दरमियान टेंशन रोकने के लिए डिप्लॉय थी। 18 मई को जमाल अब्दुल नासर ने उन्हें इस इलाके को छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। शर्म अल शेख इस इलाके का एक छोटा सा पोर्ट है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें वहां से निकलती थी तो मिस्री फौजें ओवरटेक करती थी और जब मिस्री फौज ओवरटेक करती तो इसका मतलब था कि वो स्ट्रेट ऑफ तेहरान से इसराइली शिप्स का रूट बंद कर देती। यह इसराइल का एक अहम तिजारती रूट था और इसे बंद करने का मतलब था इसराइल से जंग करना। यही किया जमाल अब्दुल नासर ने। 22 मई को जमाल अब्दुल नासर ने ऐलान किया कि मिस्र स्ट्रेट ऑफ तेहरान से इसराइली जहाजों का दाखिला रोक रहा है। इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी वियतनाम में फंसा हुआ था और इसराइल भी ये जंग नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि 1956 वाली जंग के बाद उन्हें बहुत हजीमत उठानी पड़ी थी। इसराइली वजीर आजम ने अपने वजीर खारजा अबा इबान को अमेरिका भेजा और अमेरिका ने इसराइल को पैगाम दिया कि पहले हमला मत करो, या रॉबर्ट मैकनमारा के अल्फाज के इफ यू गो अलोन यू स्टैंड अलोन। दूसरी जानिब मिस्री वफ्द मास्को में मौजूद था और मास्को ये चाहता था कि इसराइल को उकसाकर हमला करवाया जाए ताकि मिस्र एक एग्रेसर के तौर पर सामने ना आए। उर्दन के बादशाह हुसैन ने मिस्र का दौरा किया और जमाल अब्दुल नासर के साथ एक मुआहदा साइन किया जिसमें उर्दन की फौज को मिस्री कमान में दे दिया गया था।
اب اسرائیل کے تین جانب جنگ کا خطرہ قائم ہو چکا تھا: اردن، شام اور مصر۔ اسرائیل کے تین بارڈرز غیر محفوظ ہو چکے تھے اور اسرائیل اپنے سروائیول کی جنگ لڑنے جا رہا تھا۔ 18 سے 55 سال کے تمام مردوں کو جنگ لڑنے کے لیے بلا لیا گیا۔ فیکٹریاں، کالج، دفاتر بند کر دیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ابھی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی فوج کے جنرل کانفیڈنٹ تھے کہ جیت اسرائیل کی ہوگی۔ جنرل ویزمین نے وزیر اعظم لیوی اشکول کو کہا کہ تمہارے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آج بہترین یہودی فوج ہے، اگر تم اب بھی حملہ نہیں کرو گے تو تاریخ تم پر لعنت بھیجے گی۔ اسرائیل نے مصری انٹیلیجنس کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اخبارات میں یہ بات پھیلا دی کہ ان کے فوجی چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں اور وہ کسی قسم کی جنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسرائیلی جنرلز نے 5 جون کی صبح کو حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر آرمی چیف اور ایئر فورس کے چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 4 جون کی رات کو اپنے اپنے گھروں میں سوئیں گے۔ اسرائیل میں اس بات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دونوں فوجوں کے کمانڈر اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو امن ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ مگر اگلے دن 5 جون کی صبح 7 بجے صرف 12 طیارے اسرائیل کی حفاظت کے لیے رکھے گئے اور 180 طیاروں نے اسرائیلی سرزمین سے اڑان بھری اور ان کی منزل تھی 45 منٹ کی دوری پر مصر کے 18 ایئر بیسز۔ اس دوران اردن کی ایئر فورس نے آسمان میں دھوئیں کے بادل دیکھتے ہوئے مصری ایئر فورس کو کوڈ ورڈ بھیجا: اناب، جس کا مطلب تھا گریپ۔ عربی میں انگور کو اناب کہتے ہیں اور کوڈ ورڈ میں اس کا مطلب تھا حملہ۔ اردن نے مصر کو بتا دیا کہ تم پر حملہ ہو گیا ہے، مگر مصر کی ہائی کمان نے کوڈ ورڈ تبدیل کر دیے تھے حملے سے صرف 1 دن پہلے، اور اردن کی فوج کو اس کا علم نہیں تھا۔ یوں مصری فوج اس کوڈ کو ڈیکوڈ نہ کر سکی اور مصر کے 300 طیارے زمین پر کھڑے کھڑے ہی تباہ ہو گئے۔ کچھ طیاروں میں پائلٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جو طیارے بچے وہ اڑنے کے قابل نہیں تھے کیونکہ اسرائیلی طیاروں نے رن وے بھی مکمل طور پر ناکارہ بنا دیے تھے۔ مصر کی 80% فضائیہ تباہ ہو چکی تھی۔ یہ ایک انتہائی شرمناک شکست تھی۔ جب تک مصری آرمڈ فورسز کے سیکنڈ ان کمان مارشل عامر کو اس بات کی خبر ہوتی، مصری ایئر فورس مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی تھی اور جنگ سے باہر ہو چکی تھی۔ اسرائیلی فضائیہ کے اس آپریشن کا نام تھا آپریشن فوکس۔ آپریشن فوکس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ اتنا بڑا آپریشن تھا اور عربوں کو اس آپریشن کی وجہ سے اتنی شرمناک شکست اٹھانی پڑی کہ اس جنگ سے مکمل طور پر اردن، مصر، عراق اور شام کی فضائیہ مکمل طور پر آؤٹ ہو چکی تھی۔